इनके लिए आपको रोक रही हूं। जो चाय पर चर्चा यानी कि जो तमाम सांसदों को फोन कॉल गया है उनकी लाइव तस्वीरें हमें मिल रही हैं और इन चेहरों को ध्यान से देख लेना चाहिए क्योंकि यही मोदी सरकार 3.0 में बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्हें पीएम आवास से यहां पार्टी में शामिल किया गया, टी पार्टी में शामिल किया गया और यहां नरेंद्र मोदी लगातार सांसदों को संबोधित कर रहे हैं। और यहीं से बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी जिसका शाहबाज ने अभी जिक्र किया था। अगले 5 साल में कौन कौन से काम होने हैं, कौन कौन से बड़े फैसले होने हैं। नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से कई बार कहा था अभी तक जो काम हुआ है उससे कहीं ज्यादा काम अगले 5 साल के टर्म में होगा और बहुत से बड़े मुझे फैसले जो सकते हैं। वो तस्वीर भी याद आ रही है जब मैनिफेस्टो जारी हुआ था बीजेपी का, तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि 24x7 फॉर 2047 और उसी का जिक्र पीएम मोदी ने यहां पर किया भी है। शपथ ग्रहण से पहले जो बड़ा बयान दिया गया है पीएम मोदी की ओर से, उसमें उन्होंने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरी तरह से तय हो चुका है। 5 साल का पूरा रोड मैप तैयार हो गया। मैं जाऊंगी राहुल जी इस पर आप कमेंट कीजिए। मैनिफेस्टो आपने भी वो तस्वीर देखी होगी 24x7 फॉर 2047 और उसी 2047 का जिक्र पीएम मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं के दौरान भी कई बार किया और अब शपथ से पहले भी पीएम मोदी का 2047 को लेकर बयान। मुझे लग रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री अपने गठबंधन सहयोगियों को अब पूरे देश को ये विश्वास करना चाह रहे हैं कि गठबंधन सरकार वो जरूर चला रहे हैं लेकिन सरकार स्थिरता के साथ चलेगी, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है कि अंतर काफी कम है और कई सारे सहयोगी ऐसे हैं जिनके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं किया। पर भी तो कुछ बोलिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई हेडमास्टर है जो क्लास ले रहा है और बता रहा है कि आगे क्या करना है। इन्हीं तस्वीरों के देखिए जो अभी हम लोग लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं वो टी पार्टी की और तमाम तरह की चीजों को, तो वहां पे हमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री अपना वही बताना चाह रहे हैं कि क्या एजेंडे हैं और क्षेत्रीय दलों की तरफ से भी अपने कुछ बिंदु जो है कि जरूर उनके समक्ष रखे गए। राहुल जी 2047 तक का जो लक्ष्य है वो साफ कर दिया है पहले ही नरेंद्र मोदी ने और ये भी बताया कि 100 दिन का जो एजेंडा रहेगा उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें होंगी। लेकिन 100 दिन के इस एजेंडे को लागू करना इतना आसान होगा क्या, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर टकराव या कह सकते हैं कि सहमति नहीं है, जिसमें मुस्लिम आरक्षण है, यूसीसी का मुद्दा है, अग्निवीर को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। नहीं देखिए हमें लग रहा है कि अग्निवीर सरीखे मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सहयोगी दलों की तरफ से भी दबाव है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी दबाव है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरीखे राज्य में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के कई नेता स्वीकार करते हैं कि अगर 2027 के चुनाव में हम लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो और विशेषकर पूर्वांचल में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो अग्निवीर पे सरकार को समीक्षा करनी पड़ेगी। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे आपको रोक रही हूँ लेकिन क्या आप काउंट कर पाएंगे? करीब 50 के करीब तो ये संख्या दिख रही होगी ना, या मैं गलत हूँ? नहीं 50 क्रॉस कर रहे हैं। 50 क्रॉस करता हुआ ये संख्या जो है कि मंत्रियों की संख्या 50 प्लस नजर आ रही है कम से कम। और इस पर जानकारियां भी मिल रही है कि जो पूरा भी मौजूदगी दिख रही है इसमें। जी बिल्कुल, और इनफैक्ट बीजेपी में सबसे ज्यादा महिलाएं मेंबर्स हैं, 16%, 440 में से 69 महिलाएं हैं जो बीजेपी में शामिल है। तो मुझे ये कोई शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए अगर नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में या एमओएस में आपको ज्यादा महिलाएं दिखने को मिले। जी इस बार जो रिजल्ट आया उसके बाद विपक्ष ने जैसा माहौल बनाया कि चुनाव हार गए हैं और उसके बाद ये जो तस्वीर है ये क्या कहती है? जी ये तस्वीर, हम कहते हैं ना तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है, तो ये तस्वीर वैसी ही है। विपक्ष ने बहुत ही भद्दे तरीके से इस चीज को मोरल डाउन करने की कोशिश करी है। जब वो चुनाव हारे हैं, देखो हार होती है, जीत होती है। राहुल जी अश्विनी वैष्णव दिख रहे हैं क्या या डॉक्टर एस जयशंकर तस्वीरों में अब तक? जयशंकर तो हमें लग रहा है शायद किसी कोने में शायद दिखे थे, लेकिन निर्मला सीतारमण तो बिल्कुल फ्रंट पे ही नजर आ रही हैं। वो तो बिल्कुल सामने में अभी भी दिख रही हैं, नजर आ रही हैं सामने में। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर को लेकर बहुत चर्चाएं थी, अश्विनी वैष्णव का भी कंफर्म माना जा रहा था। मैं ढूंढ रही हूँ तस्वीरों में। हमें लग रहा है कि एस जयशंकर उन्हें विदेश मंत्रालय ना मिले ऐसी कोई संभावना की स्थिति दिख नहीं रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा सरप्राइज देते रहते हैं, तो इसलिए जब हम लोग कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद जताते हैं कि यही होने वाला है तो अचानक से उनके तरफ से सरप्राइज आ जाते हैं। लेकिन अभी भी एस जयशंकर है जो विदेश मंत्री के रूप में। निर्मला सीतारमण को लेकर क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि इससे पहले भी पोर्टफोलियो में बदलाव हुआ था, रक्षा से फिर उनको वित्त मंत्रालय लग रहा है कि इस बार वित्त मंत्रालय ने कुछ बड़ी जिम्मेदारी, दूसरे कुछ मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। उनको विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का भी मिल सकता है। क्योंकि मैंने कहा ऐसा लग रहा है क्लासरूम में हेडमास्टर हैं, इस वक्त क्लास ले रहे हैं। अच्छा, जब हम क्लासरूम में बैठा करते थे स्कूल में तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और
जो बैक बेंचर्स हैं उनको लेकर भी बहुत सी बातें होती थी। अभी ये जो रो आपको दिख रही हैं, इस पर कुछ कहेंगे क्या? फर्स्ट रो में जो चेहरे हैं, सेकंड रो में जो चेहरे हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो चेहरे हैं, उनको लेकर नहीं हो सकता है। देखिए प्रथम रो में जो है कि जो कैबिनेट मंत्री जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फ्रंट पे है, ऐसा है क्या? फ्रंट पे होंगे निश्चित रूप से, ये और ये मॉनिटर बच्चे हैं, अव्वल बच्चे। ये वरिष्ठ नेता है पार्टी के, तमाम पार्टियों के वरिष्ठ नेता है। कैबिनेट मंत्रालय जो है कि उन्होंने संभाला भी है। अब निर्मला सीतारमण ही सामने में दिख रही हैं, तो तमाम बड़े बड़े पोर्टफोलियो उन्होंने पिछले 10 वर्षों में अरे संभाला। एस जयशंकर दिख गए हैं, हाँ, बैठे हैं कोने में मैं बैठे बोला हैं। उनके विदेश मंत्रालय के ऊपर कोई किंतु परंतु की स्थिति हालांकि नहीं इससे है। पहले राहुल जी हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब एनडीए के तमाम नेता मंच पर थे, लेकिन जयंत चौधरी नहीं थे। फिर जयंत चौधरी को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। अंजलि जी, आरएलडी के नेताओं ने सफाई दी कि नहीं भाई, हम साथ में ही हैं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन है और पीछे कौन है। अंजलि जी देखिए, जयंत चौधरी को लेकर बड़ी एक महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि देख भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से कहीं न कहीं उस दिन उस चीज को लेकर दूरी भी दिख रही है, लेकिन जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी की भी स्थिति दिख रहे हैं। अगर हम लोग पश्चिमी यूपी की बात करें और हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जिस तरह से जाट मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई, तो एक तरह से जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह देके हरियाणा के लिए भी संकेत देने की स्थिति है और पश्चिमी यूपी में भी एक तरह से संकेत देने की स्थिति अच्छा, है। जयंत को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, जो अटकलें लगाई जा रही थी, उसमें जयंत की ओर से कोई सफाई तो नहीं आई क्या? उनकी तरफ से भी कोई मजबूरी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की मजबूरी? नहीं, बीजेपी के लिए तो देखिए काफी महत्वपूर्ण अश्विनी वैष्णव भी दिख गए हैं। हाँ, अश्विनी वैष्णव भी नजर आ रहा है। देखिए वंदना जी, देखिए जो अभी उनकी स्थिति है जयंत चौधरी की, जयंत चौधरी को 2 सीटें मिली, उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट रहा, जीते। लेकिन जो उनके ऊपर जो मुख्य रूप से आरोप ये लगे कि वो अपने जाट वोटों का ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रतिनिधियों के ऊपर नहीं करा पाए, वोटों का ट्रांसफर। इस कारण से कहीं कहीं खटास की स्थिति है। अगर वो वोट ट्रांसफर सही से कराते, संजीव बलियान सरीखे नेता जो हैं उनको हारने में कोई समस्या नहीं आती। तो वो तमाम स्थिति भारतीय जनता पार्टी के भीतर रही है, लेकिन अंततः और दिलचस्प बात यह है, क्योंकि आपने कहा कि वोटों को इधर खिसका नहीं पाए, लेकिन उनके नाम से जो अखिलेश यादव ने उनकी सिफारिशों को माना था, या ये कह लीजिए कि उन्होंने जिन कैंडिडेट्स को चुना था, अखिलेश यादव ने उनको चुनावी मैदान में उतारा। इकरा हसन एक बड़ा एग्जाम्पल है जो इतने भारी मतों से जीती हैं। नहीं, देखिए इकरा हसन को लेके सोचिए कि अखिलेश यादव के टिकट वितरण को लेके। चलिए ठीक है, मुंबई से मेरे साथ विकास श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और महाराष्ट्र का अपडेट उनसे ले लेते हैं। हालांकि तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। विकास, रामदास आठवले को हम तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से नितिन गडकरी, पीयूष गोयल का नाम तो तय है, लेकिन एनसीपी, अजीत पवार गुट, साथ ही साथ शिंदे गुट से कौन कौन से नाम? देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि इंडिया न्यूज पहला वो चैनल था जिसने ये कहा था कि शिवसेना शिंदे गुट से प्रताप राव जाधव जो होंगे वो मंत्री पद के दावेदार होंगे, उनका नाम आगे किया जाएगा। और आज जो टी पार्टी हुई है दिल्ली में, उस पार्टी में इस पर मुहर लग गई है। प्रताप राव जाधव जो कि बुल्ढाना से चौथी बार जीत कर आए हैं, चौथी बार सांसद बने हैं, उनको मंत्री पद दिया जा रहा है और वो भी कैबिनेट मंत्री पद। इसके अलावा पीयूष गोयल और नितिन गडकरी का नाम हम पहले ही बता चुके थे। अजीत पवार के खेमे को अभी तक तवज्जो नहीं दी गई है, कोई भी नाम आगे नहीं किया गया है, जबकि कल तक कयास ये लगाए जा रहे थे कि प्रफुल्ल पटेल को कोई पोर्टफोलियो दिया जा सकता है और ये होगा गठबंधन धर्म का पालन करने के नाम पर, क्योंकि अजीत पवार एनडीए का हिस्सा रहे हैं। एनसीपी से अलग होने के बाद उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया था, तो उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश होगी। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि किसी भी पार्टी का, किसी भी घटक दल का कि कोई भी बेमानी मांग मानी नहीं जाएगी। बहुत ही मेटिकुलसली जो है पोर्टफोलियो डिवीजन होगा। लेकिन महाराष्ट्र के साथ इतना जरूर हुआ है, चूंकि महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, महाराष्ट्र ने काफी निराश किया है, तो इसी वजह से पोर्टफोलियो डिवीजन पर भी इसका असर थोड़ा बहुत पड़ेगा, ऐसा पहले से बताया जा रहा था। पिछले बार महाराष्ट्र में जहां 8 मंत्री थे, अब की बार सिर्फ 6 ही नामों के ऐलान हुए, जिसमें पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, रामदास आठवले, रक्षा खडसे, मुरलीधर मोहोल के अलावा एक नाम और है। लेकिन जैसा कि बताया जाता है कि बीजेपी सरप्राइजेस देने वाली पार्टी है। उम्मीद है कि शाम तक 1-2 नामों का और खुलासा हो जाएगा, क्योंकि नारायण राणे और प्रफुल्ल पटेल जैसे कद्दावर नेताओं के नाम भी मंत्री मंडल में नहीं रखे गए हैं। ये बात आश्चर्य जरूर पैदा करती है जी। अच्छा, एक लिस्ट है जो सामने आ चुकी है और ये लिस्ट राहुल लाल जी, मुझे लगता है जो अभी तस्वीरें सामने आ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन सांसदों को संबोधित कर रहे थे, नवनिर्वाचित ये सांसद हैं, और आप और हम बात कर रहे थे ना कि 50 के करीब ये संख्या दिख रही है क्या, तो लिस्ट सामने आ चुकी है। 43 वो सांसद जिन्हें फोन कॉल गया और जो टी पार्टी में शामिल हुए हैं। हो सकता है ये अंक शाम तक थोड़ा सा और बढ़ जाए,
क्योंकि कुछ तो सरप्राइज होगा ही। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में सरप्राइज ना हो ये तो असंभव की स्थिति है। इसलिए जो तस्वीरों में हम लोग जिनको देख रहे हैं वो तो मंत्रिमंडल के हिस्से में रहेंगे ही रहेंगे। नए नाम भी हम लोग इसमें जरूर दिखेंगे आखिरी समय में। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें कि प्रधानमंत्री के पास दबाव कई तरह के थे और उसके बावजूद भी तस्वीर को जो देख रहे हैं उसमें अच्छा खासा संतुलन बनाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। कई जगह पे उनको झटके भी लगे हैं। अच्छा, दबाव का चूंकि राहुल जी आप जिक्र कर रही हैं, दबाव क्या पूरे 5 साल तक रहने वाला है? चूंकि पूर्ण बहुमत नहीं मिला, पूर्ण समर्थन जरूर एनडीए दावा कर रहा है कि भाई पूर्ण समर्थन है, लेकिन ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है ये क्या पूरे 5 साल तक हम देखेंगे? और ये क्या सबसे बड़ी चुनौती भी रहेगी कि सभी दलों को साथ लेकर चलना है, सबकी सुननी भी पड़ेगी? नहीं, देखिए ये तो दबाव रहेगा ही। जब आप गठबंधन सरकार चलाते हैं तो उसमें गठबंधन सहयोगियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए अब हम 16 जो है कि सदस्य हैं चंद्रबाबू नायडू जी के, तो 16 सदस्यों में चंद्रबाबू नायडू जी की बड़ी पुरानी अगर हम लोग रिकॉर्ड को देखें तो वो स्पीकर पद जो है कि वो लेते हुए रहे। पूर्व में जब वो समर्थन दे रहे थे जीएमसी बाला योगी को उन्होंने स्पीकर बनवाया भी था, इस बार भी चर्चा में है। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी स्पीकर सरीखे पद जो है वो उन्हें देने वाले होंगे। तो ये कई तरह के मामले और विशेषकर मुद्दों का दबाव जो अच्छा, महाराष्ट्र को लेकर एक जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक अजीत पवार जो गुट है विकास वो नाराज चल रहा है, ऐसी खबरें हैं। और देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उन्हें मनाएं और बातचीत चल रही है इस बारे में, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल का आपने जिक्र किया, उनकी भी नाम की चर्चा थी, हालांकि कॉल नहीं पहुंचा। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने साफ कर दिया था कि गठबंधन नर्म का पालन जरूर होगा लेकिन किसी भी घटक दल की बेमानी मांग नहीं मानी जाएगी। अजीत पवार का कंट्रीब्यूशन जरूर है एनडीए में, वो उन्होंने सहयोग किया, अपना वोट लेकर आया, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक सांसद का है। उनका एक सांसद जो रायगढ़ से जीत कर आया सुनील तटकरे वही हैं। तो एक सांसद वाली पार्टी आखिर कौन सा मंत्रालय पद मांग सकती है, इस पर सवाल खड़े हो गए थे। और अब ये खबर आ रही है कि अजीत पवार का जो खेमा है वो काफी नाराज है। वो ये समझता है कि उसे तवज्जो नहीं दी जा रही है। कोई ना कोई मंत्री पद जरूर दिया जाना चाहिए था, कम से कम प्रफुल्ल पटेल जो कि अजीत पवार खेमे के सबसे सीनियर नेता हैं। और अजीत पवार की बात को नहीं सुना गया। साथ ही खबरें तो ऐसी भी हैं कि शिंदे गुट के कई नेता जो हैं वो उद्धव गुट के संपर्क में हैं। क्या खलबली कुछ हो सकती है क्या वहां? जी बिल्कुल, देखिए दावा कल दोनों ही खेमों की तरफ से किया गया, चाहे वो ठाकरे खेमा हो चाहे वो शिंदे खेमा हो। ये दावा किया गया कि कुछ जो सांसद हैं वो परस्पर एक दूसरे के संपर्क में। सबसे पहले नरेश महस्के जो कि थाने से सांसद चुनकर आए हैं, उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि 2 सांसद हमारे संपर्क में लगातार हैं, मतलब ठाकरे गुट के 2 सांसद, लेकिन दल बदल कानून से बचने के लिए उनकी संख्या 6 होनी चाहिए और जब इनकी संख्या 6 हो जाएगी तो वो हमारा खेमा ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा उनका दावा था। हालांकि जब इसी विषय पर संजय राउत से बात की गई जो कि ठाकरे गट के नेता हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इसके उल्टा है। मतलब शिंदे गट के कुछ सांसद जो हैं वो हमारे टच में। तो दावे दोनों तरफ से किए गए हैं, लेकिन अमूमन एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इसको देखा जाता है, एक भय बनाए रखने का। विधानसभा चुनावों में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और इस लिहाज से महाराष्ट्र भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन चांदनी जी, लिस्ट का जो हम जिक्र कर रहे थे उसमें दिल्ली से भी सरप्राइजिंग एलिमेंट ऑलरेडी मैं देख रही हूँ। हर्ष मल्होत्रा, साथ ही साथ कमलजीत शेरावत, नाम चल रहा था बासुरी स्वराज का, आगे नाम चल रहा था रामवीर सिंह बिदुड़ी का, लेकिन इन दोनों नामों से अलग यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर्ष मल्होत्रा इस मीटिंग में मौजूद रहे, साथ ही साथ कमलजीत शेरावत इस बैठक में मौजूद रही। जी बिल्कुल, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, हमेशा एक सरप्राइजिंग फैक्टर होता है जो हम सोचते हैं कि इनको इम्पोर्टेंस मिलेगा या इनका नाम आगे आएगा, वो एंड मोमेंट पे जाके वो कहीं ना कहीं कभी चेंज हो सकता है, कभी हमारे स्पेकुलेशन सही हो सकते हैं। तो जैसे मेरे पास भी एक लिस्ट आई है नामों की, जिसमें से तीन दर्जन नाम जो है वो कि बीजेपी से आए हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, जो कि कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे, और करीबन 1 दर्जन नाम है जो कि एलाइज में से आए हुए हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट नाम जो कहे जा रहे हैं वो है चिराग पासवान, राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर पेमसानी। ये सारे जो नाम हैं ये कहीं ना कहीं जो एनडीए के जो एलाइज हैं और जो बीजेपी के जो नाम आ रहे हैं वो सारे मिलके इस बार जो सरकार जो चलाने वाले। और जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये गठबंधन की सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है, मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी को एक आदत है
कोalition में काम करने की, जब वो हरियाणा ठीक है, वो सबका साथ सबका विकास का सबके विश्वास की बात करते हैं और वो विश्वास इस गठबंधन में दिखाई देगा, इस बात को लेकर भी दावे हो रहे हैं। लेकिन राहुल जी, विपक्षी तो इसी ताक में बैठे हैं कि जैसी खबरें महाराष्ट्र से आ रही हैं वैसी खबरें उनको मिलती रहें, वो जरूर इसमें आग में घी डालने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, चूंकि महाराष्ट्र में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अब सामने मुहाने पे हैं, तो अलग अलग राजनीतिक दल, चूंकि जो वहाँ पे शिंदे गुट में जो लोग शामिल थे या अजीत पवार गुट में जो शामिल थे, उन्हें लग रहा था कि जनमत उनके पास, उनके पक्ष में होगा। लेकिन अब उन्हें भविष्य की अगर राजनीति करनी है तो उन्हें ऐसा दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव के में स्थिति इंडिया गठबंधन की अच्छी होगी। इस दृष्टि से वहाँ पे कहीं न कहीं कुछ हलचल की स्थितियां हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए हमें लग रहा है कि प्रथम चुनौती की स्थिति अच्छा होगी राहुल जी, एक और शिवसेना सवाल, शिंदे क्योंकि गुट। परफॉर्मेंस के बेसिस पे कहा जा रहा है कि इस बार जो ये मंत्रिमंडल है वो तैयार हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर जो दीपक विश्वकर्मा ने, मेरे सहयोगी ने जानकारी दी, वो बता रहे हैं कि किसी को भी अभी तक फोन नहीं पहुंचा, टी पार्टी में कोई शामिल नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दौरान भी वहां पर पार्टी ने चौंकाया था जिस तरह से परफॉर्म किया। उसके बाद लोकसभा चुनावों में भी हैरत में डाल दिया जो नतीजे सामने आए हैं। बेहतर परफॉर्मेंस थी, उसके बावजूद अगर स्पेस नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है, तो क्या वहां से भी कुछ खबरें आ सकती हैं तनाव को लेकर या वंदना जी, देखिए, हमें लग रहा है कि तनाव को लेकर खबर नहीं आएगी, वहां से प्रतिनिधित्व जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन और अभी लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन, 11 में से 10 लोकसभा सीट अगर जो है कि बीजेपी जीत रही है वहां पे, तो ये एक तरह से शानदार प्रदर्शन है। और ऐसे स्थिति में वहां से प्रतिनिधित्व हमें